हर कहानी कुछ सिखा जाती है। कार्टून क्रिएटर 48 कहानियां जो इंसान बनना सिखाएं। नंदिनी बहुत ही अमीर घर से थी और जब वो शादी करके अपने ससुराल आती है तो साथ में दहेज का सारा सामान लेकर आती है। पड़ोसने उसकी तारीफ करते हुए कहने लगती हैं, अरे वाह क्या बात है, बहुत सारा सामान लेकर आई है। लगता है अब तो उमा देवी का घर ही दहेज के सामान से भर देगी। उमा देवी ने कुछ नहीं मांगा था, नंदिनी बहू के मायके वालों ने ये सब कुछ अपनी मर्जी से दिया है, वरना आजकल तो मायके वाले बिना मांगे कुछ ना देते। तभी वहाँ पर उमा देवी अपनी बेटी सपना के साथ नंदिनी का स्वागत करने के लिए खड़ी होती हैं और अपनी बहू की आरती उतार कर उसका घर में स्वागत कर लेती है। थोड़ी देर में जैसे ही नंदिनी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर जरूरत का सारा सामान रखा हुआ था। फर्नीचर पहले से सेट था और कोई ऐसा सामान ही नहीं था जो वो अपने मायके से आया हुआ अपने कमरे में रख सकती थी। ये देखकर वो हैरान होती है और अपने आप से कहती है, इन लोगों ने तो मेरा कमरा पहले से तैयार किया हुआ है, अब जो सामान मेरे मायके से आया उन सब सामान का क्या होगा, क्योंकि मेरे कमरे में तो जगह ही नहीं है कि मैं ये सारा सामान अपने पास रख सकूं। कोई बात नहीं, आज तो मेरी सुहागरात है, कल माँ जी से इस बारे में बात करूंगी जाकर। नंदिनी ये बोलकर कुछ नहीं कहती और सुहागरात की सेज पर बैठ जाती है और वहीं दूसरी तरफ उमा नंदिनी के मायके से आया हुआ सारा दहेज का सामान स्टोर रूम में रखवा देती है। अगला दिन मुंह दिखाई का था और उसे किसी से भी बात करने का मौका नहीं मिला। घूंघट में बैठे हुए उसने सोचा, हे भगवान, ना जाने मेरे मायके से आए हुए सामान को इन लोगों ने कहाँ रखा होगा। घर में अभी मेहमान आए हुए हैं, अगर किसी बच्चे ने कोई सामान तोड़ दिया तो बेकार में मेरे माँ बाप की बदनामी होगी कि उन्होंने टूटा हुआ सामान भिजवाया। कोई बात नहीं, जब ये सारे रिश्तेदार चले जाएंगे तब मैं माँ जी से इस बारे में बात करूंगी। नंदिनी ये सोचती है और इसी तरह मुंह दिखाई की रस्म भी खत्म हो जाती है और घर के आधे से ज्यादा रिश्तेदार वापस अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद नंदिनी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उमा उसके पास आती है और नंदिनी कहती है, माँ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जो सामान मेरे मायके से आया था वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, आखिर वो सारा सामान कहाँ है? वो क्या बात है ना बहू कि तेरा कमरा हमने पहले से तैयार किया हुआ था और समधी जी ने हमें ये बताया ही नहीं था कि वो तेरे साथ ये सब सामान भिजवाने वाले हैं, इसीलिए मैंने वो सारा सामान स्टोर रूम में रखवा दिया है। अगले महीने सपना की भी तो शादी है, वो सारा सामान उसके काम आ जाएगा। नंदिनी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और अपने मन में कहती है, कैसे ससुराल वाले मिले हैं मुझे। जो सामान मेरे मायके की तरफ से मेरे लिए आया था वो सारा सामान ये मेरी ननद के लिए उठाकर रख रहे, बहू का सारा सामान उठाकर बेटी को दे दिया, कितनी गलत बात है। अरे बहू, क्या सोचने लग गई, चल तू थोड़ी देर आराम कर ले, इतने सारे रिश्तेदार आए थे तो तू भी बहुत थक गई होगी ना। उमा ये बोलकर कमरे से चली जाती है। जिसके बाद नंदिनी अपनी माँ को कॉल करके सब कुछ बताती है और उसकी माँ जब ये सारी बातें सुनती है तो कहती है, हद होती है, मुझे नहीं पता था कि उमा बहन ऐसी निकलेंगी। उसने बहू का सारा सामान उठाकर बेटी को दे दिया। अरे कंजूसी की भी हद होती है, मुझे पता होता कि वो ये सब कुछ करने वाली है तो मैं कभी भी तुझे दहेज का सामान देती ही नहीं। क्या कर सकते हैं माँ, वैसे भी मैं शादी करके नई नई इस घर में आई हूँ तो मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। नंदिनी ये बोलती है और उसके बाद कॉल कट कर देती है। ऐसे ही एक दिन जब उसका पति पंकज ऑफिस से घर आता है तो सबसे पहले उमा के पास कुछ बात करने उसके कमरे में जाता है, फिर नंदिनी के कमरे में आकर उससे कहता है, अच्छा नंदिनी सुनो, माँ बता रही थी कि तुम्हारे पास बहुत सारी साड़ियाँ जो हमने तुम्हें दी थी और कुछ साड़ियाँ तुम अपने मायके से भी लेकर आई हो, तो जो साड़ियाँ तुम्हें रिश्तेदारों से या मुंह दिखाई में मिली हैं वो साड़ियाँ अभी तुमने खोली भी नहीं होंगी, वो तुम मुझे दे दो, हम सपना के लिए उठाकर रख देते हैं। पंकज जी, मैं बाकी लोगों से तो खुलकर बात नहीं कर सकती, लेकिन आपसे तो खुलकर बात कर सकती हूँ ना। कैसे परिवार वाले हैं आपके जिन्होंने बहू का सारा सामान उठाकर बेटी को दे दिया और अब आप लोगों की नजर मेरी साड़ियों पर भी है। तो क्या हो गया नंदिनी, मैं कमाता हूँ और मैं तुम्हें कोई प्रेशर तो नहीं दे रहा, हम तुम्हारे लिए नई साड़ियाँ खरीद लेंगे। वैसे भी तुम्हारे पास इतनी साड़ियाँ जमा हो गई हैं जितनी तुम पहन भी नहीं पाओगी, कभी कभी तुम सूट भी पहनोगी, कभी वन पीस पहनोगी, कभी पजामा शर्ट पहनोगी, ये साड़ियाँ खराब हो जाएंगी और इनका फैशन भी चला जाएगा और अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो, अगर इस घर के कुछ पैसे बचते हैं तो इसमें क्या बुराई है। नंदिनी को इस बारे में अपने ससुराल वालों से बहस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने कमरे में रखी सारी साड़ियाँ निकाल कर पंकज को दे देती है और पंकज ले जाकर उसे सपना के लिए संभाल कर रख देता है। ऐसे ही 10-15 दिन बीत जाते हैं और सपना की शादी की तैयारी घर में शुरू हो जाती है। घर में बहुत सारे रिश्तेदार फिर से आए हुए थे और सभी रिश्तेदार तरह तरह की बातें बना रहे थे। उन्हें नंदिनी अकेले मिल जाती है
और वो नंदिनी के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करने लगते हैं। सच में नंदिनी बहू, तुझे कितना बुरा लग रहा होगा, तेरे मायके वालों ने कितना अच्छा अच्छा दहेज का सामान भिजवाया हुआ था और तेरे ससुराल वालों ने वो सारा सामान उठाकर बेटी को दे दिया। अरे अगर तेरे साथ ऐसा ही करना था तो कम से कम तुझसे पूछना तो चाहिए था। सच में मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है तेरे बारे में। लगता है तेरे माँ बाप ने रिश्ता करवाने से पहले पंकज के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की। नंदिनी को भी उन रिश्तेदारों की बातें उस समय बिल्कुल ठीक लगती है और नंदिनी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है। हाँ चाचा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बात बताओ, मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत से पैसे जोड़कर वो सारा दहेज का सामान मेरे लिए दिया और इन्होंने मुझे सारा पुराना फर्नीचर उठाकर दे दिया। ये तो कोई बात नहीं होती ना। अब मेरी ननद जिसने कभी खुद कोई मेहनत नहीं की, वो मेरा दहेज का सामान मुफ्त में ले जाएगी। और आपको सच बताओ, इन्होंने तो मेरी नई साड़ियां भी मुझसे ले ली। अब बताओ क्या इज्जत लेकर सपना ससुराल में जाएगी? अरे अपनी भाभी का सामान इस्तेमाल करेगी। सच में हद होती है किसी बात की। सभी लोग इसी तरह चुगलियां कर रहे होते हैं और वहीं सपना ये सारी बातें सुन लेती है और ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो जाकर पंकज और उमा के आगे रोते हुए ये सारी बातें बताने लगती है। और तभी जब फंक्शन खत्म होने पर सारे रिश्तेदार चले जाते हैं, तभी नंदिनी और पंकज आपस में बहुत बड़ी लड़ाई करने लगते हैं। उमा और सपना भी वहीं खड़े हुए थे। क्या जरूरत थी तुम्हें रिश्तेदारों की हाँ में हाँ मिलाने की? कम से कम तुम हमारी तरफ से बोल तो सकती थी ना। आखिर मैंने क्या गलत बोला है पंकज? आप लोग उस बेटी से एडजस्ट करने के लिए नहीं कह सकते जो शुरू से आपके घर में पली बड़ी है, लेकिन वो बहू जो पहले दिन ही आपके घर में आई है उसे एडजस्ट करने के लिए कहते हैं। अरे एक इंसान है, जब उसे जीवन की सारी खुशियां मिलने लग जाती हैं। बहू, हमने तुझे कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं कि हमें तेरी फिक्र नहीं। अरे तेरे कमरे में महंगा फर्नीचर है, बल्कि तेरे मायके वालों ने सस्ता फर्नीचर भिजवाया था। भले ही मेरे मायके वालों ने सस्ता फर्नीचर भिजवाया हो या फिर महंगा फर्नीचर, लेकिन उस फर्नीचर में मेरे माँ बाप का प्यार था, उनका आशीर्वाद था। मुझे सामान से फर्क नहीं पड़ता, उनके आशीर्वाद, उनके लगाव से फर्क पड़ता है। आप ये बात नहीं समझेंगे। आपकी बेटी को पराया होकर जाने दीजिए, तब आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद उमा को एहसास होता है कि नंदिनी बिल्कुल ठीक कह रही थी और सच में उसे नंदिनी के विचारों की भी कदर करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने आते ही तुझ पर अपना हक समझ लिया था और बिना तेरी मर्जी के तेरा सारा सामान अपनी बेटी को देने को तैयार हो गई थी। तू बिल्कुल ठीक कह रही है, तू भी तो इस घर की बहू है। अगर कल को सपना सारा सामान लेकर अपने ससुराल जाती और उसके साथ उसका ये सारा सामान उठाकर किसी और को दे दिया जाता तो मुझे भी बुरा लगता। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद में उमा अब अपनी बेटी के लिए सारा नया सामान खरीदती है और नंदिनी को उसका सारा सामान वापस दे देती है और उसे समय देती है ताकि वो अपने ससुराल वालों को समझ सके और उसे एडजस्ट करने का भी टाइम मिले। रागिनी बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। सास की बात सुनकर रागिनी अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर में प्रवेश करती है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती तो देखती है कि कोई भी उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा नहीं, सिवाय उसकी सास के। अब घर में आते ही रागिनी का पति मोहित भी अपने कंधे से गमछा हटाकर अपने कमरे में चला जाता है। सभी का ये व्यवहार देख रागिनी को कुछ समझ नहीं आता। तभी सुनंदा अपनी बहू से कहती है, बहू, मोहित थक गया है, इसलिए उसने ये फेरे वाले गमछे को तुझे देकर अपने कमरे में चला गया। जा तू भी अब अपने कमरे में आराम कर ले, थक गई होगी ना। सास की बात सुनकर रागिनी अपना सर हाँ में हिलाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ वो मोहित को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुनती है। अब इसमें मेरी क्या गलती थी राधा? जब मेरी माँ ने इस भिखारी से शादी कर दी तो अरे मैं तो तुमसे प्यार करता था, लेकिन शायद मेरी शादी तुमसे नहीं लिखी थी, तभी तो मेरे पल्ले ये गरीब बन गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं इसका कोई ना कोई इलाज करूंगा। इतना बोलकर मोहित फोन कट कर देता है और जैसे ही पीछे पलटता है तो देखता है कि उसके सामने रागिनी खड़ी है। रागिनी की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों के आंसुओं को देख उसके दुखों का अंदाजा लगाया जा सकता था कि शादी को अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था और उसे पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। देखो रागिनी, अब जब तुमने सब कुछ सुन लिया तो दिल पर पत्थर रखकर पूरी सच्चाई जान लो। मैं राधा नाम की एक बहुत ही रिच लड़की से प्यार करता था, लेकिन पता नहीं मेरी माँ को तुम गरीब में ऐसा क्या नजर आ गया जो उन्होंने मेरी शादी तुमसे कर दी। भले ही मेरी शादी तुमसे हो चुकी है, लेकिन मैं प्यार तुमसे नहीं बल्कि राधा से करता हूँ। और हाँ, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना तुम, कभी नहीं। पर मोहित जी, इसमें मेरी क्या गलती है?
मुझे तो पता भी नहीं था कि आप किसी और से प्यार करते हैं। अगर मुझे पता होता तो ये शादी मैं खुद ही न करती, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दीजिए और हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत कीजिए। कभी नहीं। इतना बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है। अपने पति की बात सुन मानो रागिनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। अब अगले दिन रागिनी अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी ननद अपने लिए सैंडविच बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जा रही है। कविता, ये तुम क्या कर रही हो? आज तो मेरी पहली रसोई है और आज की सुबह रसोई में सबके लिए खाना मैं बनाऊंगी, फिर तुम अपने लिए ये सैंडविच बनाकर। ओह गॉड, अब तुम गरीब को कौन समझाए कि यहाँ पर सुबह सुबह मीठा या ऑयली फूड नहीं चलता। मुझे देखो जरा, क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हारा ऑयली या मीठी चीज खा सकूंगी? लिसन, मुझे ना तो मीठी चीजें पसंद है और ना ही ऑयली फूड। अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ बनाना है ना तो सुबह डेली चीज सैंडविच बना दिया करो। बाय द वे, तुम लेट हो बिकॉज मुझे कॉलेज जाना है। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है, पर रागिनी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती, क्योंकि रागिनी एक गरीब लड़की थी और एक गरीब की किस्मत में शायद यही लिखा था। वो यही सोचकर अपने आंसुओं को पोंछकर अपनी दुख भरी जिंदगी को ही अपनी जिंदगी बना लेती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुनंदा के अलावा रागिनी को कोई भी इज्जत नहीं देता। ऐसे ही एक दिन रागिनी सभी के लिए चाय बनाती है और सभी को हाथ में चाय देते हुए वो मोहित के पास पहुंचती है। अब जैसे ही रागिनी मोहित को चाय देती है, वैसे ही मोहित चाय का कप फेंक देता है। मोहित, ये क्या बदतमीजी है? अरे वो बच्ची सभी को चाय दे रही थी इसलिए उसने तुझे भी दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू उसको इस तरह सभी के आगे उल्टा सीधा बोलेगा। आखिर वो तेरी पत्नी है। माफ करना माँ, लेकिन ये आपकी बहू होगी पर मेरी पत्नी नहीं। ना तो मैंने कभी इसको पसंद किया और ना ही करूंगा। अरे आपने हमारा और इसका स्टैंडर्ड देखा है ना तो इसमें कपड़े पहनने का सेंस है और ना ही बात करने का ढंग। इसे तो कहीं अपनी पत्नी बोलने में भी शर्म आती है मुझे। मोहित की बात सुनकर रागिनी और सुनंदा को बहुत दुख होता है, लेकिन क्या किया जा सकता था। सुनंदा ने मोहित की शादी रागिनी से जबरदस्ती कराई थी, क्योंकि सुनंदा और रागिनी की माँ दोनों ही बचपन की सहेलियां थी और सुनंदा ने रागिनी की माँ को शादी का वचन जो दे दिया। पर दो परिवारों के बीच अगर कोई पिस रहा था तो वो थी रागिनी। कहते हैं शादी के बाद एक औरत अपने पति के सहारे अपने ससुराल में रहती है, लेकिन रागिनी के पति ने ही उसे धिक्कार दिया था, इसलिए वो अब किसी से कोई उम्मीद नहीं करती। समय गुजरता है और माँ। अरे मोहित, आज तो बहुत जल्दी आ गया। हाँ माँ, वो क्या है ना, आज मेरे ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी है और उस पार्टी में मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। मैं जल्दी में हूँ, मुझे मेरी ब्लैक शर्ट निकाल कर दे दो। बेटा, अगर तेरे ऑफिस में पार्टी है तो वहाँ पर तू रागिनी को साथ ले जा। इसी बहाने वो बाहर भी घूम लेगी और 2-4 लोगों से बातचीत भी कर लेगी। माँ, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे वो मेरे ऑफिस की पार्टी है, ना कि कोई गली पड़ोस की शादी जिसमें मैं रागिनी को साथ ले जाऊं। अरे इसे किसी भी चीज का सेंस नहीं है और न ही बात करने की तमीज है। मैं इसको भला क्यों लेकर जाऊं? और वैसे भी मेरी ऑफिस की पार्टी में राधा आ रही है, मेरी पार्टनर बनके। ये बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है, पर मोहित और सुनंदा की बात दूर खड़ी रागिनी सुन लेती है। रागिनी ये जानती थी कि अगर वो बीच में कुछ बोलती तो शायद उसे मोहित के गुस्से का सामना करना पड़ता, इसलिए बेचारी कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में मोहित भी अब अपनी ऑफिशियल पार्टी के लिए निकल जाता है। मोहित के जाने के बाद ही रागिनी अपना सामान पैक कर बाहर आती और अपनी सास के पैरों को छूते हुए कहती है, माँ जी, मुझे इजाजत दीजिए, शायद मेरा सफर इस घर में यहीं तक था। बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है और कहाँ जा रही है तू? माँ जी, शायद अब मेरा इस घर में रहना सही नहीं, क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे इस घर में आपके अलावा कोई और इज्जत नहीं देता और मोहित जी तो किसी और से प्यार करते हैं। मैं उनके और उनके प्यार के बीच नहीं आ सकती। आपने मेरी माँ को शादी का वादा किया था और आपने मेरी शादी मोहित से करवा दी। शादी के बाद एक पत्नी को अपने पति की हर खुशी का ख्याल रखना चाहिए और मुझे पता है कि मेरा पति किस चीज में खुश है। इतना बोलकर रागिनी अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। तो वहीं मोहित पार्टी में राधा को किसी और लड़के के साथ देख अंदर से टूट जाता है और उसे रागिनी याद आती है। अब जब मोहित घर आता है और रागिनी को ढूंढता है तो सुनंदा उसे बताती है कि वो घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद मोहित रागिनी को ढूंढकर अपने घर लाता है और उससे माफी मांगता है, जिस पर रागिनी उसे माफ कर देती है। और इस तरह मोहित अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है और अब मोहित एक गरीब लड़की को हर जगह बखूबी मान